बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से सब। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा वेक्टर सीख चुके हो। और अब वेक्टर के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम एक ऐसा चैप्टर जो कि पूरी 11th का बेस है। बेस कहते हैं ना यार कि मंजिल कितनी सुंदर हो, पर अगर नींव कमजोर हो तो बिल्डिंग ही बेकार है। इसलिए अब आपका नींव वाला टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है बच्चों काइनेमेटिक्स। टॉपिक का नाम काइनेमेटिक्स। और ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि अगर आप पुराने 20 साल के पेपर का एनालिसिस करो तो हो सकता है आपको कुछ सालों के पेपर में काइनेमेटिक्स उड़ जाए आपके, मतलब पेपर में कोई सवाल ही नहीं हो। जैसे लेटेस्ट 2020 का ही पेपर आप देख लीजिए, एक सवाल नहीं है काइनेमेटिक्स का। पर कोई ये कहे कि काइनेमेटिक्स में से नहीं पूछा तो मैं उसको मूर्ख मानूंगा। रीजन क्योंकि काइनेमेटिक्स एक ऐसी चीज है जिसका दूसरे टॉपिक के अंदर यूज होता है इनडायरेक्टली। इसलिए आपको इसके कंसेप्ट्स टिप्स पर होने चाहिए, फिंगर टिप्स जिसको आप बोलते हैं ना, उस पर होने चाहिए। चलो तो समझो जरा क्या है काइनेमेटिक्स, पहले समझो तो सही यार बच्चों। दो वर्ड से मिलकर काइनेमेटिक्स बनाओ बच्चों, काइने और मैटिक्स। काइने का मतलब होता है बच्चों पार्टिकल, और मैटिक्स का मतलब होता है मैकेनिक्स, यानी कि पार्टिकल की मैकेनिक्स हमें समझनी है। पार्टिकल किसको बोले सर? काइनेमेटिक्स के अंदर आप बात करते हो बोले पार्टिकल की, पर जब आगे हम टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो कई जगह ऐसे लिखा मिलेगा कार मूव्स विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। सर कार पार्टिकल थोड़ा है। और आप बात करते बोले सर पार्टिकल, जी हां कार पार्टिकल तो नहीं है, पर उसको मैं पार्टिकल की तरह कंसीडर करके काम करूंगा। वो सर किन बॉडीज को हम पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं? जैसे आप कहते हो ना ट्रेन, तो सर ट्रेन के सवाल में ट्रेन की लेंथ कुछ में दी होती, कुछ में नहीं दी होती है। पर सर ऐसा क्यों करते हैं वो? तो डिपेंड करता है बच्चों कि कब लेंथ हमें कंसीडर करनी है, कब नहीं करनी है। मतलब कब पार्टिकल की तरह कंसीडर करना, कब पार्टिकल की तरह कंसीडर नहीं करना है। तो पहले तो यह बात समझ लीजिए आप, पार्टिकल की तरह कब कंसीडर करना है बच्चों कि इफ डायमेंशन ऑफ बॉडी, if dimension of body is negligible as compared to its covered distance, covered distance क्या मतलब? जैसे ट्रेन इन जनरल अपन देखते हैं बच्चों 8-10 डब्बे तो कम से कम होते हैं यार, और एक डब्बे की लेंथ लगभग 50 मीटर के करीबन होती है। तो ये मान के चले अपन कि यार अगर मान लो 10 डब्बे की ट्रेन है और एक डब्बे की लेंथ अगर 50 मीटर है तो 500 मीटर की तो हो ही गई ना, मतलब आधा किलोमीटर प्लस इंजन की लेंथ अलग होगी। तो सर आधा किलोमीटर डिस्टेंस को भी आप कंसीडर नहीं करते, उसको भी पार्टिकल? जी हां, क्योंकि वो ट्रेन लाखों किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है, और उस लाखों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर के कंपैरिजन में आधा किलोमीटर नेग्लिजिबल है। तो हम उस ट्रेन को एज ए पॉइंट पार्टिकल कंसीडर करेंगे। पर अब आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन और आप कह रहे 5 किलोमीटर चल रही, तो भैया 5 किलोमीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है। तब आपको ट्रेन की लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी और उसको एज ए बॉडी ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पार्टिकल के डायमेंशन या बॉडी के डायमेंशन अगर उसकी कंपैरिजन करना है कि कवर्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, वो अगर नेग्लिजिबल हो तो फिर आप उसको पॉइंट पार्टिकल की तरह कंसीडर कर लेते हैं। अभी तो यह मानकर चलना कि काइनेमेटिक्स के अंदर जो कुछ दिया है हम उसको पार्टिकल की तरह ही कंसीडर करेंगे इफ लेंथ इज नॉट गिवन इन दैट क्वेश्चन। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे इस काइनेमेटिक्स के अंदर बच्चों इसके इंट्रोडक्शन की।
इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स को बच्चों में टोटल 8 आर्टिकल्स के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं। 8 आर्टिकल्स। इंट्रोडक्शन को छोड़ दीजिएगा, इंट्रोडक्शन अगर आप एक आर्टिकल मान रहे हैं तो चलो एक आर्टिकल मान लीजिए आप इसको, इंट्रोडक्शन। फिर दूसरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड एंड वेलोसिटी, चौथा फिर हम लेंगे चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पांचवा हम लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, छठा हम लेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, सातवां हम लेंगे ग्राफ्स, और फिर आठवां लेंगे हम रिलेटिव कंसेप्ट। ऐसे 8 आर्टिकल में हम इसको कंसीडर करेंगे पूरे चैप्टर को। पर ये बेस है इसका, हर आर्टिकल अगले आर्टिकल से लिंक होगा, ध्यान रखना। अगर एक आर्टिकल वीक हो गया अगर आपका, तो फिर अगला आर्टिकल आपके समझ से परे हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी आपको। इसलिए हर आर्टिकल में कंसंट्रेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। चलिए बच्चों बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। बच्चों सबसे पहली चीज, मैकेनिक्स है तो मोशन तो होना ही होना है। और आपको पता है मोशन, जैसे ही मोशन बोला जाता है, और मैं पूछूं आपसे, क्या बच्चों बता सकते हो कि मोशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, या इन्वेंशन किसने किया था मोशन का? बच्चा तुरंत क्या, सर न्यूटन। कैसे बोले सर, हम पढ़ते ना यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बता दूं आपको, न्यूटन ने मोशन से रिलेटेड लॉज जरूर दिए थे, पर मोशन को डिस्क्राइब न्यूटन ने नहीं किया था बच्चों। Galileo was the first man who discovered that the motion of a particle in basic 2 terms. कौन भाई? गैलीलियो। गैलीलियो ने मोशन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बच्चों। और बताया भाई गैलीलियो, मैंने बोला जैसा, गैलीलियो was the first man who discovered the motion of particle in basic 2 terms. First term is length and another term is time. First term is length and another term is time. बस इन 2 टर्म के बेसिस पर गैलीलियो साहब ने मोशन को डिस्क्राइब किया। कैसे? समझो भाई कैसे। देखिए, किसी भी दुनिया में कोई भी बॉडी आप ले लीजिए, गैलीलियो साहब ने कहा कि आप किसी भी बॉडी की बात कर लीजिए, पार्टिकल की बात कर लीजिए, सिस्टम की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। बिना रेफरेंस के आप किसी भी बॉडी की, पार्टिकल की, सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सर कैसे? मैं अगर ये पूछूं आपसे कि बच्चों पेन कहां रखा हुआ है, तो देखिए इस पेन की पोजीशन को डिफाइन करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा तुरंत कह दे कि सर ये पेन आपके हाथ पर रखा हुआ है। हो सकता है, वो आपकी सोच है। पर दूसरा कोई बच्चा कहेगा नहीं सर, ये पेन ग्राउंड से लगभग 3 फीट की हाइट पर आपके हाथ पर रखा है। ये उसकी सोच है। तो नहीं सर, ये आपसे लगभग 1 फीट आगे रखा है, उसने मेरे को रेफरेंस मानकर इस पेन की पोजीशन को बताया। कोई कहेगा नहीं सर, जिस बोर्ड पर आप पढ़ा रहे हैं ना, उस बोर्ड के पीछे ये रखा हुआ है लगभग 2 फीट की डिस्टेंस पर। ये उसकी सोच है। नहीं सर, बोर्ड का जो राइट साइड वाला एंड है ना सर, उससे लगभग 4-5 फीट पर लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है। कोई नहीं सर, राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ रखा हुआ है। कोई नहीं सर, ऊपर से नीचे की तरफ रखा हुआ है। कोई नीचे से ऊपर। यानी कि इस पेन की पोजीशन, बोल सब सच रहे हैं, बोल सब सच रहे हैं। सबने इस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस अलग अलग कंसीडर किए हुए हैं। रेफरेंस अलग अलग है। किसी ने मुझे ही रेफरेंस बना लिया, किसी ने ग्राउंड को रेफरेंस बना लिया, किसी ने मेरे हाथ को रेफरेंस बना लिया, किसी ने इस ग्लास को रेफरेंस बना लिया, किसी ने राइट साइड को, किसी ने टॉप को, किसी ने बॉटम, किसी ने फैन को, ट्यूबलाइट को। सब अपने हिसाब से रेफरेंस बना सकते हैं। पर एक बात नोट करिए आपने,
जितने भी रेफरेंस आपने बनाए हैं, मैंने जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये सारे रेफरेंसेस ऐसे चूज किए गए जो रेस्ट में क्योंकि मूवेबल रेफरेंस अगर आप लोगे, मान लो ग्लास बोर्ड ही अगर मान लो खिसक रहा होता आगे, और किसी ने कहा नहीं सर उस एंड से 5 फीट लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद खिसक कर वो एंड यहां आ जाएगा, तब कहां भैया 5 फीट पर, तब तो 1 फीट पर ही है। पता चला वो थोड़ा देर और आगे, वो अब जो राइट था वो लेफ्ट बन गया। तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बता सकते हो फिर मूवेबल रेफरेंस के लिए, पर आप परमानेंट, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, अपन यार कोई चीज रखकर भूल जाते हैं कहीं, तो अपन सोचते हैं यार कि अपन ने इससे पहले ये किया था, फिर और नहीं यार अपन ने वो चाबी जो थी ना वो टीवी पर रखी हुई है, तो अपने को चीजें याद, मतलब लिंक करने पर याद आ जाता है कि अपन ने कहां रखा था। जैसे हम किसी भी अनजान शहर के अंदर चले जाएं, जैसे मान लो आज मैं पहली बार नांदेड़ आया, तो मुझे यहां के रास्ते पता नहीं है भाई, अब मुझे कोई रोड पर छोड़ दे कि सर आपको यहां से वहां तक 2 किलोमीटर आगे तक जाना है, फिर एक टर्न लेना है, उससे आपको घूमकर वापस आना है, तो भाई पहले एक बार मुझे दिखाओ तो सही यार, तभी तो मैं वापस पहुंचूंगा वहां पर, क्योंकि मैं उन सब चीजों को ऑब्जर्व करता हुआ जाऊंगा कि मुझे जाते समय पर कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं, आते समय पर भी वो चीजें मुझे मिलनी चाहिए, तभी जाकर मैं उस सही ट्रैक पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, मैं तभी पता कर पाऊंगा। तो जो मैंने फिक्स चीजें देखी हैं, क्या भाई यहां एक स्कूल मिलेगा, स्कूल का नाम ये है, या कॉर्नर पर ये शॉप है, ये मिठाई की शॉप है, ये पान की दुकान है, मतलब कुछ भी वॉटएवर, पर ऐसी चीजें मैं देखूंगा जो फिक्स होंगी, जिनके रेस्पेक्ट में मुझे रास्ता याद रहेगा। ठीक है, तो वो रेफरेंसेस होते हैं। तो रेफरेंस उन्होंने कहा, और जिस वक्त गैलीलियो साहब ने मोशन को डिस्क्राइब किया, उस समय पर आज की जो फॉर्मल वर्ड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो नहीं होते थे, तब केवल लेंथ एक वर्ड चला करता था। तो उन्होंने बताया ऐसे कि सपोज ये कोई एक रेफरेंस हमने कंसीडर किया है, एक रेफरेंस है, और यहां पर कोई एक बॉडी को मैंने रख दिया बच्चों, और इस रेफरेंस से सपोज ये बॉडी एल लेंथ पर रखी हुई है एट टी इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंडीशन में यहां पर है। मान लीजिए अब ये बॉडी यहां से इसकी पोजीशन चेंज होकर यहां कहीं पर आ गई बच्चों, मैंने ऐसा मान लिया है, ये बॉडी यहां पर आ गई भाई, अब यह एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड के बाद बॉडी की ये पोजीशन हो गई। तो उन्होंने कहा देखिए आप, if this length of body with respect to reference is changed with the passes of time, it means change the position of body. अगर इस बॉडी की रेफरेंस के रेस्पेक्ट में लेंथ में टाइम के साथ साथ अगर कोई चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी की पोजीशन में चेंज आया है। तो सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि लेंथ इज चेंज आइदर डिक्रीज और इंक्रीज विद द पासेस ऑफ टाइम, नॉन एज मोशन। इस लेंथ के साथ, टाइम के साथ साथ इस लेंथ में अगर कोई भी चेंज आता है, चाहे वो डिक्रीजमेंट हो चाहे वो इंक्रीजमेंट हो, तो उन्होंने बताया कि भाई ये मोशन कहलाएगा। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि बॉडी मूव अवे फ्रॉम द रेफरेंस से दूर जा रही है। If this length is decreased with the passage of time, it means body move towards the reference. अगर इस लेंथ में टाइम के साथ साथ इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि बॉडी रेफरेंस से दूर जा रही है, और अगर टाइम के साथ साथ डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब बॉडी रेफरेंस की तरफ मूव कर रही है। तो केवल इन दो वर्ड्स के बेसिस पर मोशन को डिस्क्राइब गैलीलियो साहब ने ऐसे कर दिया। पर उन्होंने यह भी कहा भाई कि मोशन को अगर समझना है तो पहले आपको रेस्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज रेस्ट? व्हाट इज रेस्ट? A body does not change its position with the surrounding, with the passes of time, a body does not change its position with respect to surrounding with the passes of time called rest. क्या मतलब? कि किसी बॉडी की पोजीशन के अंदर सराउंडिंग का मतलब होता है रेफरेंसेस से, कि उसके आसपास जो जो बॉडीज रखी हुई हैं,
सराउंडिंग का मतलब यह है, मैंने साफ बोला, बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेस ऑफ टाइम। किसी बॉडी की पोजीशन में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब आसपास जो बॉडीज रखी हुई हैं उनके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ पोजीशन में अगर कोई चेंज नहीं है तो बॉडी कहलाएगी रेस्ट के अंदर है। बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding with the passes of time called rest। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी सबको। टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन में सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी चेंज नहीं आएगा तो कहलाएगी बॉडी रेस्ट कंडीशन के अंदर है। जैसे कि अगर ध्यान से समझें, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ये बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है भाई, तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इतना आगे रखा हुआ है, ग्राउंड से इतनी हाइट पर है, कैमरे से इतना पीछे रखा हुआ है, तो कैमरा भी फिक्स जगह पर है, बैकग्राउंड भी फिक्स जगह पर है, ग्राउंड से हाइट भी फिक्स जगह पर है, साइड से भी फिक्स जगह पर है। इसका मतलब ये बोर्ड भैया क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि इसको मैं कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करा सकता, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ सकता। फिर बताया उन्होंने कि रेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है। रेस्ट इज ऑफ टू टाइप्स। रेस्ट दो तरीके का बताया बच्चों, एक बताया एब्सोल्यूट रेस्ट और दूसरा बताया बच्चों रिलेटिव रेस्ट। क्या होता है एब्सोल्यूट रेस्ट? चलिए देखते हैं भाई एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है। एब्सोल्यूट रेस्ट को समझें। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन, रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट रेस्ट। क्या मैंने बोला बच्चों? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन, जहां मोशन नाम की कोई चीज ही ना हो वो एब्सोल्यूट रेस्ट होगा। तो सर जैसे एग्जाम्पल, चलो आप ही सोचो ना यार, मैं क्या बताऊं, फिजिक्स को तो फील करना है, आपको करना है। मैंने जो वर्ड बोला उसको समझो पहले। मैंने बोला कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन, जहां मोशन नाम की चीज ही ना हो उसको आप बोलेंगे एब्सोल्यूट रेस्ट। चलो सोचते हैं अपन सब, ठीक है, मिलकर सोचेंगे, काम बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। हमने लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी हैं बच्चों जिसमें कभी आपने मोशन देखा ही ना हो? बोले सर जैसे सड़क, रोड, मकान, इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल, ये सब चीजें ऐसी है सर जिनमें हमने कभी मूवमेंट देखा ही नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि साहब आपने कभी मोशन इनके अंदर नहीं देखा, पर मैं आपसे पूछूं ये रोड जो बनी हुई है कहां बनी हुई है? तो ग्राउंड पर। ग्राउंड मतलब अर्थ, और सबको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है और सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है। तो जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रही है तो क्या वो सड़क रिवॉल्व नहीं हो रही है? जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है तो क्या उस अर्थ पर बनी हुई वो सड़क रोटेट नहीं हो रही है? तो आपने तो बोला कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोशन, जहां मोशन नाम की चीज ही ना हो। तो बेटा उस सड़क में भी मोशन है, उस इलेक्ट्रिक पोल में भी मोशन है, टेलीफोन पोल पर भी मोशन है, और उस मकान में भी मोशन है, सबके अंदर मोशन है।
और सर फिर इसका तो कोई एग्जाम्पल बनेगा ही नहीं, अर्थ पर तो नहीं है, अर्थ पर तो नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, चलो किसी और प्लैनेट पर चलते हैं, पर प्लैनेट पर जाना बेकार, क्योंकि आप सबको पता है एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो प्लैनेट पर भी जाना बेकार है। वैसा फिर तो सैटेलाइट पर भी जाना बेकार है, बिल्कुल, क्योंकि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों चक्कर लगाता है। वो फिर सन पर चलो, बोले सर सन पर चलो, वैसा सन पे हम नहीं जाएंगे, बोले आप जाओ। अरे भाई मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे क्यों जला रहे हो यार, मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है सन पर, क्योंकि सन गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो बोले फिर गैलेक्सी पर चलो, वो तो रेस्ट में मिलेगी। अरे भाई एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो सर दूसरी वाली, अरे दूसरी वाली पहली वाली की, वो म्यूचुअली एक दूसरे के चक्कर लगा रही है यार। तो देयर इज नो एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, नो एग्जाम्पल। और आपको बता दूं कि जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं, फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं, इसका मतलब हमारे लिए एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है। ले देकर बात हो जब भी कभी रेस्ट की होगी, इसका मतलब यह रिलेटिव रेस्ट की बात होना। क्या होता है रिलेटिव? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी with the passage of time known as a relative rest. Body does not change its position with respect to another body with the passage of time known as relative rest. Example, every rest, हर तरीके का रेस्ट रिलेटिव रेस्ट होता है बच्चों, हर तरीके का रेस्ट रिलेटिव रेस्ट होता है। किसी न किसी के रेस्पेक्ट में तो होगा ही सही ना यार। आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में है, पर मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में आप तो रेस्ट में हैं। मोटरसाइकिल पर जहां आपकी पोजीशन बनी हुई है वहां पर ही हो आप तो हमेशा। आप सीट पर बैठे हुए सीट पर ही रहने वाले हो, मोटरसाइकिल चाहे कितना ही मूव कर जाए। तो आप मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में क्या है? रिलेटिव रेस्ट है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं हो, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मोटरसाइकिल मूव कर रही तो आप भी मूव कर रहे हो, ठीक है। पर मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में आप क्या है? रिलेटिव रेस्ट है। दुनिया में कोई सा भी रेस्ट हो, हर तरीके का रेस्ट क्या होता है? रिलेटिव रेस्ट होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की तो दुनिया में कोई चीज होती ही नहीं है। बात करते हैं बच्चों मोशन की। चलिए भाई, मोशन बिल्कुल रेस्ट की अपोजिट डेफिनेशन है। बॉडी डज चेंज, डज नॉट की जगह पर सिर्फ डज आ जाएगा। डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। सेम डेफिनेशन, बस डज नॉट को चेंज कर लीजिएगा। बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, आप अपने आप लिख लीजिएगा उसको। मोशन भी बच्चों दो तरीके का बताया गया। एक बताया गया एब्सोल्यूट मोशन, दूसरा बताया गया रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन समझिएगा भाई ध्यान से। एब्सोल्यूट मोशन किसको बोला गया? एब्सोल्यूट मोशन किसको बोला गया? बॉडी, डेफिनेशन को समझिएगा ध्यान से। बॉडी डज चेंज its position with respect to another body which is at absolute rest। ओहो, क्या बीमारी है भाई, समझो। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहे हैं यहां पर भाई।
कि किसी बॉडी की पोजीशन में किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज आए, पर वो दूसरी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। और आपको पता है एब्सोल्यूट रेस्ट में दुनिया की कोई बॉडी नहीं है। जब कोई ऐसी बॉडी है ही नहीं तो उसके रेस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज कैसे देखोगे? देयर इज नो एग्जाम्पल। और जैसा मैंने अभी कहा आपसे, जिसका कोई एग्जाम्पल नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। एब्सोल्यूट मोशन नाम की भी दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। मोशन भी अगर होता है तो रिलेटिव ही होता है बच्चों। इसी डेफिनेशन के अंदर आपको यहां क्या कर लेना है? बॉडी डज चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी व्हिच इज एट रिलेटिव रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट की जगह पर रिलेटिव रेस्ट कर लीजिए, रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन तैयार हो गई। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर कि मैं बता रहा हूं आपको कि एब्सोल्यूट रेस्ट की जगह पर आप रिलेटिव रेस्ट लिख लेना तो आपको रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इसका एग्जांपल, अरे जितने भी मोशन दिख रहे हैं ना दुनिया में, जितने भी मोशन, चाहे आप खुद ही क्यों ना चल रहे हो, चाहे आपके सामने कोई व्हीकल निकल कर जा रहा हो, चाहे प्लेन उड़ रहा हो, चाहे कोई और प्लैनेट हो, सबका मोशन हो रहा है पर किसी न किसी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो खुद रिलेटिव रेस्ट में है। जैसे मैं यहां पर बैठा हुआ हूं मान लीजिए, तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में रिलेटिव रेस्ट हूं। मेरे सामने से कोई व्हीकल निकल कर जा रहा है तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो मेरे लिए रिलेटिव मोशन में है। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि एक ही बॉडी रिलेटिव रेस्ट में भी हो, रिलेटिव मोशन में भी हो? इज इट पॉसिबल? यस। सपोज अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, suppose a person in a moving train, sitting in a moving train, then this person is in relative rest with respect to another person who is sitting in front of him, but this person is in relative motion, another person with respect to another person who is standing on ground. क्या मतलब? समझो, ट्रेन मान लो मैं ट्रेन के अंदर ही बैठा हुआ हूं और ट्रेन चल रही है, मेरे सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो मैं उसके लिए बन गया रिलेटिव रेस्ट। पर आप खड़े हुए ग्राउंड पर, ट्रेन के बाहर हैं आप, आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन में लगातार चेंज दिख रहा है, मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूं भाई, तो आपके रेस्पेक्ट में तो मैं बन गया रिलेटिव मोशन। पर जो ट्रेन में आदमी बैठा हुआ उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हो गया? रिलेटिव रेस्ट। पर ध्यान रहे रेफरेंसेस अलग अलग है। एक के लिए मैं रिलेटिव रेस्ट हूं तो दूसरे के लिए मैं रिलेटिव मोशन हूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस रेफरेंस के लिए मैं रिलेटिव रेस्ट था उसी इंस्टेंट पर उसी रेफरेंस के लिए मैं रिलेटिव मोशन में आ जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे चलकर बच्चों फिर फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इतना गैलीलियो साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैथ्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर बताया गया कि मोशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो ये बात मैं यहां पर नोट लगाकर समझा देता हूं बच्चों। ऑन द basis of coordinate geometry, motion is of 3 types. Motion is of 3 types. पहला 1 डायमेंशन मोशन, जिसको हम 1D मोशन कहते हैं बच्चों। 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, जिसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों 2D मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन, या इसको हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। और तीसरा होता है बच्चों 3D मोशन, जिसको हम स्पेस मोशन भी कहते हैं।
या मोशन इन स्पेस कह लो या स्पेस मोशन कह लो, एक ही बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर मोशन को 3 टाइप का बताया गया। बच्चों आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या काम करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स? Position of body along the axis with respect to origin known as coordinates. समझ लेना ध्यान से, किसी भी बॉडी के कोऑर्डिनेट की बात जब होती है तो हम सबको पता है कि हमारे पास 3 तरीके के एक्सिस होते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ऑरिजिन होता है। और ऑरिजिन के हम कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0,0 बताते हैं। अब आपसे कहा एक बॉडी यहां रखी हुई है भाई, पॉइंट ए पर रखी हुई है, और कहा कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझ लेना ध्यान से, इसका मतलब है कि ये बॉडी एक्स एक्सिस से इतना दूर रखी हुई है, ऑरिजिन से एक्सिस के अलोंग कितना दूर है वो उसका पहला कोऑर्डिनेट है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ऑरिजिन से ये y डिस्टेंस पर, तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है y। मतलब ये एक्स वाई एक्सिस के बीच में रखी हुई है, तो एक्स वाई से एक प्लेन बना। इसका मतलब ये इसके प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं, बॉडी प्लेन में रखी हुई है, हवा में नहीं रखी हुई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैक्सिमम बॉडी के 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का, एक जेड एक्सिस का। मान लो कि जैसे मैंने कहा ये मेरे पास 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। मैं हमेशा इन 3 फिंगर से ही बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक्स वाई जेड ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके मीटिंग पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। जैसे ये रहा मीटिंग पॉइंट, ऐसे ये रहा मीटिंग पॉइंट। सपोज हवा में यहां कहीं एक बॉडी होती, इसका 3 कोऑर्डिनेट होते, क्योंकि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर पहले एक्स वाई प्लेन में गिराता और उस प्लेन से फिर एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर आता, तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, यहां से फिर दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, और एक यहां से सीधा जेड एक्सिस पर आता, तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट होते इसके। तो इसलिए किसी भी बॉडी के मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। सेकंड कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट पोजीशन अलोंग जेड एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई अगर इन 3 में से कोई एक कोऑर्डिनेट, इफ एनी वन ऑफ दी 3 कोऑर्डिनेट्स, कोई सा भी एक इज चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ अगर वो चेंज होता है, इट मींस बॉडी मूव्स अलोंग दी एक पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे एग्जांपल समझे, मान लो कि एक पार्टिकल यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट थे बच्चों x1, y1। मतलब समझ गए होंगे आप, x एक्सिस से x1 डिस्टेंस पर, y एक्सिस से y1 डिस्टेंस पर। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहां नहीं भाई, ये पार्टिकल यहां है, पोजीशन बदली तो कोऑर्डिनेट बदलेंगे, पोजीशन बदलेगी तो कोऑर्डिनेट बदलेंगे। अब यहां से देखो तो x एक्सिस पर, अब पहले x एक्सिस पर कितना था, केवल इतना सा दूर था। अब x एक्सिस पर कितना दूर है, इतना दूर है। पर y एक्सिस पर पहले कितना दूर था, इतना, और अब कितना दूर है, अबे ये तो यही मिल गया। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ भाई, वो तो वही रहा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y1। इसका मतलब है पार्टिकल इस लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, और केवल एक ही कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो एनी वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, नॉन एज वन डायमेंशन मोशन, लीनियर मोशन। और वही टॉपिक अब हमें पढ़ना है, काइनेमेटिक्स। स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ना है, पहले वन डायमेंशन मोशन, यही हमें सबसे पहले कवर करना है। तो इसका मतलब यहां पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मूव करने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। अगर 3 में से कोई 2 कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज अगर होंगे तो वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। एनी टू 3 है ना भाई अपने पास। मान लो मैंने कहा एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट 3, 2, 1 है, मान लो किसी एक पोजीशन पर, ये पार्टिकल के बी पोजीशन पर कोऑर्डिनेट हो गया मान लो 4, 2, 2। अब मैं पूछूं बताओ कौन सा मोशन हुआ ये, तो ध्यान से देखो,
3 की जगह 4 हो गया, 2 की जगह 2 है और 1 की जगह तो 2 बदल गए ना भाई। 3 में से कोई 2 बदल जाए तो 2 डायमेंशन मोशन, और तीनों ही अगर बदल जाए तो वो कहलाता 3 डायमेंशन मोशन। 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इन 3 में से अगर कोई एक बदलेगा तो 1 डायमेंशन, 3 में से कोई 2 बदलेंगे तो 2 डायमेंशन, और तीनों ही अगर बदल गए तो 3 डायमेंशन मोशन। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, पहला आर्टिकल, जिसके अंदर आपको मैंने रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रिलेटिव रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, रिलेटिव मोशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिस पर कैसे अपने पास में यहां पर काम हो रहा है। जैसे अगर मैं कहता बच्चों, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताओ जरा ये कौन सा मोशन है। मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये कौन सा मोशन है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है कि 2 डायमेंशन मोशन है? हो गए ना कंफ्यूज? सर यार ए से बी पर गया तो स्ट्रेट लाइन पर ही। अरे भाई डिपेंड करता है कि रेफरेंस किसको बना रखा है आपने। अगर आप इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखो तो 2 डायमेंशन है वो, क्योंकि इस ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट ये नजर आएंगे, ये x1 और y1, पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये x2, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये y2। तो दोनों कोऑर्डिनेट बदल गए भाई, पहले था x1 y1, अब हो गया x2 y2, दोनों कोऑर्डिनेट बदल गए तो 2 डायमेंशन है। पर अगर कोई पॉइंट ए के रेफरेंस में देख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, पहले ओरिजिन पर ही है, बोले यहां पर तो 2 कोऑर्डिनेट बदल गए तब भी 2 डायमेंशन है। पर अगर वो ये कह रहा है कि मैं तो ऐसे देखूंगा साहब, मैं ऐसे एक्स एक्सिस मानूंगा, तो फिर वो 1 डायमेंशन मोशन है। क्लियर? तो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था बच्चों इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें से सिर्फ आज तक एक ही सवाल बना है, और वो सवाल क्या है अब आप आराम से जवाब दे पाएंगे। सवाल सुन लीजिएगा, क्या सवाल है? एक ही सवाल बना है आज तक। Which statement is correct for rest and motion? Which statement is correct for rest and motion? पहला ऑप्शन दिया गया, rest is absolute but motion is relative. सेकंड दिया गया, rest is relative but motion is absolute. थर्ड दिया गया, rest and motion both are absolute. और फोर्थ दिया गया, rest and motion both are relative. आपको पता है ये भी नहीं हो सकता दुनिया में, ये भी नहीं हो सकता, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। यही सवाल केवल आज तक इस पर बना है। बच्चों लेक्चर नंबर 2 आज काइनेमेटिक्स का। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2, और यहीं से हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन की शुरुआत होने वाली है, और इस आर्टिकल का नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बोले सर इसमें ऐसा क्या है, ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। हाँ जी आसान टॉपिक है, पर सवाल आपसे हो जाए तब आसान मानना। चलिए सबसे पहले सीखिए बच्चों डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस है क्या चीज, पहले ये तो समझो यार। एक्चुअल path length traversed by the moving particle is known as distance. क्या? Actual path length traversed by moving particle is known as distance. नॉन एज डिस्टेंस। समझो डायग्राम से समझाता हूं। मान लो कि जैसे यहां किसी पोजीशन पर पार्टिकल ए है, मोशन के लिए बिल्कुल फ्री है, किसी भी पाथ के अलोंग ये मोशन कर सकता है। सपोज यार बच्चों ये पार्टिकल यहां से ऐसे मूव करता हुआ, ऐसे मूव करता हुआ यहां आ गया पॉइंट बी पर, और मुझसे कहा गया डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो भैया हमने क्या बोला डेफिनेशन, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय मूविंग पार्टिकल। पार्टिकल ने जो एक्चुअल में पाथ बनाया उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है। तो पार्टिकल ने ये वाला पाथ डिस्क्राइब किया है बच्चों। तो एक धागा लीजिए स्ट्रिंग, उसका एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर रखिए,
पाथ के अलोंग धागे को रखते हुए जाइए, दूसरे एंड तक पहुंच जाइए और दोनों एंड को पकड़ो, सीधा करो, स्केल पर मेजर कर लो, आ गई डिस्टेंस। यानी जब कभी भी मैं आगे कभी आपसे पूछूं यार बच्चों व्हाट इज डिस्टेंस, तो आपके मुंह से एक ही जवाब निकलना चाहिए, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, ये एक फॉर्मूला बना दिया है मैंने, फॉर्मूला डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का पाथ लेंथ फॉर्मूला बन चुका है कि जब कभी भी डिस्टेंस आपसे कैलकुलेट करवाया जाएगा तो आपको दिमाग में रखना जो भी पाथ पार्टिकल ने बनाया है उसकी एक्चुअल लेंथ हमें मेजर करनी है। मान लो कि जैसे पार्टिकल इस पाथ के अलोंग जा रहा है बच्चों, इसको मैंने फर्स्ट पाथ नाम दे दिया, फर्स्ट पाथ यानी पहला पाथ। हो सकता है बच्चों कि ये पार्टिकल यहां से ऐसे न जाकर ये ऐसे गया होता, तो ये सेकंड पाथ बन गया। हो सकता है कोई पार्टिकल यहां से बिल्कुल सीधा का सीधा चला जाता, ये इसका थर्ड पाथ बन गया। कितने भी पाथ हो सकते हैं, तीनों पाथ की लेंथ अलग अलग है, तीनों पाथ की लेंथ अलग अलग है, तो डिस्टेंस भी अलग अलग ही होगी। पर तीनों पाथ के लिए स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम है। समझो बातों को, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड मैं समझाने वाला हूं। 4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन initial and final position of particle। पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा पाथ पर। जो पाथ उसने डिस्क्राइब किया उस पर डिपेंड करेगा। अभी मैंने कहा ना 3 पाथ बनाए पर उसका तीनों पाथों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, फिर भी डिस्टेंस अलग अलग है क्योंकि पाथ लेंथ अलग अलग है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है यार कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ, पाथ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा, हाउ मेनी डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स। अगर मान लो 2 फिक्स पॉइंट कर दिए जाए, जैसे कि आपका घर और मान लो इंस्टीट्यूट क्रिएटिव। अब आपके घर से क्रिएटिव तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। इनफाइनाइट हो सकता है, किसी के घर से डायरेक्ट क्रिएटिव के लिए एक सीधी सड़क हो सकता है किसी का गली में से ऐसे घूमते हुए इधर उधर से आना पड़ता हो सकता है किसी को और लंबे पास से आना पड़ता हो सकता है कोई डायरेक्ट ही हवा में उड़ के आ जाए भैया, कोई पता नहीं। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग पाथ हो सकते हैं। 2 फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंसेस की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस आर पॉसिबल, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन को ऐसे लिखता हूं, ध्यान रखना, बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स, 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। जितने पाथ बनाना चाहो यार, कोई कहे नहीं सर जैसा मैं 3 पाथ मैंने बना रखे हैं, देखो मैं ऐसे कई सारे पाथ बना के दिखाता हूं। कोई कहे नहीं सर मैं तो ऐसे जाऊंगा पहले फिर ऐसे जाऊंगा, बिल्कुल जा सकता है भाई, कौन मना कर रहा है। कोई नहीं सर मैं तो डांस करता हुआ जाऊंगा ऐसे जिगजैग 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 जिगजैग। कोई नहीं सर मैं तो डांस भी करूंगा और घूम कर भी जाऊंगा, जुम 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 जुम। ये लो कैसे भी जा सकते हो इन 2 पाथ के बीच में यार। इनफाइनाइट पाथ बनाओ, तुम्हारा दिल करे जितने पाथ बनाओ। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन 2 फिक्स पॉइंट्स। तीसरी बात, अगर मूविंग, मैं आपसे कहूं यार बच्चों मान लो, पहले समझना पॉइंट को, मान लो कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है, यहां से पार्टिकल गया ऐसे गया और यहां पहुंच गया। अब ये पार्टिकल यहां से घूमता हुआ गया और यहां आ गया,
मतलब जहां से चला वहीं पर पहुंच जाए, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? हो सकता है आप में से कई बच्चों ने जवाब दिया सर 0। अरे नहीं भाई, पाथ लेंथ। कैसे 0 लेंथ की पाथ बनाई है क्या? अबे इतना बड़ा पाथ लेंथ नजर नहीं आ रहा तेरे को भाई? हम घर से बाइक लेकर निकले, मान लो आप घर से 2 किलोमीटर दूर कोई पेट्रोल पंप है, वहां तक गया। मोटरसाइकिल के ऊपर माइलोमीटर होता है ना, माइलोमीटर, वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस शो करेगा। फिर किसी और रास्ते से आप घर पर आ गए, तो क्या माइलोमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है? तो माइलोमीटर मेजर द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को मेजर कर रहा है भाई। पाथ लेंथ, जिस पाथ से आप घूम कर आए हो ना, उस पाथ की लेंथ को वो मेजर कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव फॉर मूविंग पार्टिकल। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 और नेगेटिव में नहीं हो सकती। जब 0 ही नहीं हो सकती तो नेगेटिव कैसे होगी यार बच्चों? तो मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी बच्चों। मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। और चौथी बात, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये 4 बातें डिस्टेंस से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। और एक ये फॉर्मूला मैंने बना दिया। अब डिस्टेंस का कोई भी सवाल आ जाए, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, गारंटी है मेरी। चाहे आईआईटी में पूछे, चाहे मेडिकल में पूछे, चाहे जेईई मेंस में पूछे, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल आ जाए डिस्टेंस से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। ये मेरा चैलेंज है। पर ये टिप्स पर पता होना चाहिए और एक फॉर्मूला निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हमें मेजर करनी है। क्लियर? ये तो बात हुई बच्चों डिस्टेंस से रिलेटेड। सवाल करेंगे, पहले पूरी आर्टिकल को कवर कर ले थ्योरी, फिर अपन करते हैं सवाल। अब आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, जनरली डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन लिखी होती है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल known as डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब भाई? समझो जरा ध्यान से कि सपोज किसी पार्टिकल की ये ए पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन है। आईपी लिख रहा हूं, ध्यान रखना, इनिशियल पोजीशन। यहां से पार्टिकल किसी भी पाथ के अलोंग मोशन करता हुआ मान लो वो यहां पहुंच गया है बच्चों। बी पोजीशन यह इसकी फाइनल पोजीशन, और मुझसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आपने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्ट से शॉर्ट डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ही होती है। इससे छोटी कोई और डिस्टेंस बन ही नहीं सकती है। तो यही यहां पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। ये तो ये डेफिनेशन होगी बच्चों। पर मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को, यार ये डेफिनेशन मुझे कुछ इनकम्प्लीट सी लगती है। इनकम्प्लीट लगती है मुझे, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये इनकम्प्लीट लगती, मुझे लगती है भाई। अब मैं हिंदुस्तान का स्वतंत्र नागरिक हूं भाई, मेरी इच्छा होगी तो मैं कहूंगा सही है, मेरी इच्छा होगी तो नहीं कहूंगा नहीं है। पर कम से कम फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो बात करूंगा ना यार। कम से कम मुझे इनकम्प्लीट इसलिए लगती है बच्चों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो पूरी मिले यार। तो फिर मैंने एक नई डेफिनेशन बना दी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाएगी आपके लिए।
आगे जब कभी भी मैं पूछूंगा आपसे कि डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको यही डेफिनेशन देनी है। क्या? अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन of the moving particle represent displacement. A vector drawn from initial position to final position of the moving particle represent displacement. क्या मतलब भाई कि मान लो कि कोई पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से पार्टिकल इस पाथ को मूव करता हुआ यहां पर आ गया, पाथ उसका ये बनाया भाई, और हमने क्या बोला, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लो साहब, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब ये मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एरोहेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है? फिर जाकर जब सवाल करना शुरू किया बच्चों हमने, तो एक डेफिनेशन के बारे में और पता चला भाई, एक डेफिनेशन के बारे में और पता चला। डिस्प्लेसमेंट की 3 डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये इन जनरल बुक्स में लिखी होती है, ये हमारी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन है, और तीसरी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है? फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या भाई? तीसरी डेफिनेशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर of a particle with respect to initial position vector known as displacement vector। समझना भाई जरा ध्यान से इसको। अब मान लो बच्चों कि ये हमारे पास एक रेफरेंस है एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट, किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है बच्चों, पोजीशन ए। तो ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने वाला जो वेक्टर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर इनिशियल वेक्टर। डेफिनेटली इस पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट होंगे भाई, x1 y1। अब यहां से पार्टिकल ने मोशन करना शुरू किया बच्चों, पोजीशन ए से कोई भी पाथ बना सकता है ना भाई। वो मान लिया मैंने बच्चों यहां से ऐसे मोशन करता, वो यहां आ गया, ये उसका डिस्क्राइब्ड पाथ है भाई। पोजीशन बदलेगी तो कोऑर्डिनेट बदलेंगे, नए कोऑर्डिनेट आ गए x2, y2, और पोजीशन चेंज हो गई भाई। तो फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा बच्चों, ये आर फाइनल वेक्टर हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि वेक्टर की डेफिनेशन कहती है वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन उसकी ए पर थी, फाइनल पोजीशन बी पर बनी बच्चों, तो ए से बी की और रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो यहां से आपने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और सी को मुझे बताना है, तो जाकर ये डेफिनेशन मैथमेटिकली समझ में आ जाएगी आपको। समझो अब जरा, आपको यहां पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा बच्चों, ओ ए बी, और इस ट्राइंगल के अंदर 2 रेगुलर साइड 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर भी नजर आ रहा होगा। तो वेक्टर के अंदर हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ा होगा बच्चों। तो फ्रॉम लॉ ऑफ ट्राइंगल अब आपको समझ में आएगा कि भैया वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट था। फ्रॉम लॉ ऑफ ट्राइंगल हम लिख सकते हैं बच्चों यहां से कि ओ ए वेक्टर, यानी ओ से लेकर ए तक का वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर,
ए बी, दोनों रेगुलर ऑर्डर के वेक्टर है। वेक्टर में बताया था रेगुलर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, और अपोजिट ऑर्डर वाला जो होगा बच्चों वो उसकी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ओए वेक्टर को हमने आर इनिशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी को हमने डी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओवी को हमने आर फाइनल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां से आप डी वेक्टर निकालो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही कहलाता है बच्चों फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब आपको जरूरत है इन दोनों कोऑर्डिनेट, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स की। कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास में है, आप चाहो तो तीन तीन कोऑर्डिनेट भी ले सकते हो, x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे ले लीजिएगा तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा पहला कोऑर्डिनेट x1, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तीनों कोऑर्डिनेट मैंने कंसीडर कर लिए। कोऑर्डिनेट्स जो भी है वो पोजीशन वेक्टर में ऐसे बना देंगे। फाइनल पोजीशन के तो आप लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और अब फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन x कोऑर्डिनेट i कैप, चेंज इन y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस चेंज इन z कोऑर्डिनेट k कैप। ये लीजिए फाइनल पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज नॉन एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तीन डेफिनेशन मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बताई बच्चों। अब इस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चार इंपॉर्टेंट बातें जैसे डिस्टेंस के अंदर बताई, ऐसे यहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे पाथ कोई सा भी डिस्क्राइब हो, चाहे मैं ऐसे जाऊं चाहे मैं ऐसे जाऊं, इनिशियल फाइनल तो फिक्स है ना भाई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी एक ही बनने वाली है। इसका मतलब पाथ कहीं और है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और बना है, तो डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट does not depends on path, it depends on only initial position and final position of the particle। भैया मैं शॉर्ट टर्म ज्यादा यूज करता हूं, ध्यान रखना, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, बार बार वही बड़े बड़े वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी फिजिक्स पढ़ते हो तो ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखो, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर तो डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए तो इन्हें दो फिक्स पॉइंट के पीछे पाथ तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट की तो केवल एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगी। स्ट्रेट लाइन पाथ केवल एक ही हो सकता है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की केवल दो फिक्स पॉइंट के बीच में एक सिंगल वैल्यू ही पॉसिबल होती है। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं जिस ऑर्डर में डिस्टेंसेस को यहां डिस्क्राइब किया गया है, जिससे कि ये वाले पॉइंट याद हो तो इनके अपोजिट पॉइंट आप इधर डिस्प्लेसमेंट में अपने आप बता सकते हो। तीसरा पॉइंट लिखा, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव फॉर मूविंग पार्टिकल, ऑलवेज पॉजिटिव। तो भैया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। बोला सर नेगेटिव कैसे होगा? समझो, मान लो कि कोई पार्टिकल यहां है, यहां से ये मूव करता हुआ यहां से यहां गया, तो अब तो आपने कह दिया सर, बोले ये राइट साइड की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों।
मान लो कि पार्टिकल यहां से चला, अब ऐसे गया, यहां पहुंचा और यहां से घूमता हुआ अब यहां आ गया। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, वेक्टर ड्रॉ किया। ये ध्यान से देखो, अब लेफ्ट साइड में इसके अपोजिट है तो नेगेटिव लिखोगे भाई। मान लो पार्टिकल यहां से चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया और वापस से यहीं पर आ गया। जहां से चला वहीं पर पहुंच गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों कॉन्साइड हो गए। तो क्या कोई वेक्टर ड्रॉ कर पाओगे? नहीं। तो जवाब होगा नल वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हां, पर उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो, पर वैसे बनेगा नल वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, पर डिस्टेंस की वैल्यू केवल और केवल पॉजिटिव ही पॉसिबल है। और चौथा और फाइनल पॉइंट इसका होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो बात हुई बच्चों पहले आर्टिकल की थ्योरी से रिलेटेड। इससे बाहर की दुनिया में कोई भी इससे ज्यादा थ्योरी है ही नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। जितनी है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, बार बार इन्हीं पॉइंट्स को अपन रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पर इस क्वेश्चन को अपन लेंगे अब अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने अगले लेक्चर के अंदर, और फिर जो कुछ समय बचेगा उसके अंदर हम अगले आर्टिकल की थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर उसके क्वेश्चन अगले लेक्चर के अंदर। ऐसे लगभग हर लेक्चर के अंदर एक आर्टिकल की थ्योरी और उससे पिछले आर्टिकल के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन इसके क्वेश्चंस थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू सो मच।